नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेशन 3 में। और आज के सेशन में हम बात करेंगे चार्ट बेसिक्स एंड प्राइस एक्शन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, कि चार्ट का पर्पस क्या है और मार्केट काम कैसे करता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, दुनिया की सारी मार्केट्स जो है, चाहे वो हमारे डेली जीवन की मार्केट हो या रियल स्टेट की मार्केट हो या कोई और दूसरी मार्केट हो जिसमें हम सब काम करते हैं, वो काम कैसे करता है। तो इस दो टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम चार्ट क्यों यूज़ करते हैं। चार्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे करंट ट्रेड्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं मार्केट में, वैसे वैसे वो सारे ट्रेड्स चार्ट पे बनते रहते हैं, वो सारे डॉट्स चार्ट पे बनते रहते हैं। और जब आप उन सारे डॉट्स को मिलाते हैं तो चार्ट बनकर तैयार होता है। अगर आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करके डॉट्स को मिलाते हैं तो लाइन चार्ट बनता है। और किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर आप हाई, लो, ओपन और क्लोज को देखते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट बन के तैयार होता है। तो हम चार्ट का यूज करते हैं ताकि हमें जो रीसेंट ट्रेड्स हैं वो दिख सके। और हमें चार्ट जो है वो पीछे के ट्रेड्स को भी बताता है कि पीछे जो है वो किस तरह की ट्रेडिंग हुई है। जैसे मार्केट अगर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि अभी जो रीसेंट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है। और उसके पहले प्राइस ने क्या क्या किया है, कब कब ऊपर गया है, कब कब नीचे गया है, ये हमें चार्ट इन्फॉर्मेशन देता है। और जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ चार्ट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट। आप अज्यूम कीजिए कि अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो सकता है। अगर ये 5 मिनट का चार्ट है तो ये हर 5 मिनट पे किस तरीके की ट्रेडिंग हुई है, ये इन्फॉर्मेशन हमें ये चार्ट देता है। और अगर इन सारे कैंडल्स में, चूंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, तो इसमें आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आप हर 5 मिनट के क्लोजिंग प्राइस को सिर्फ चार्ट पे मार्क करें, जैसे बैंक निफ्टी 9:15 पे ओपन होता है, तो 9:15 के क्लोजिंग प्राइस को, 9:20 के क्लोजिंग प्राइस को, 9:25 के क्लोजिंग प्राइस को सिर्फ चार्ट पे प्लॉट करें और उसको मिला दे तो लाइन चार्ट बनकर तैयार होता है। ये ऊपर का चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट है और इसके क्लोजिंग प्राइस को लेकर जब आप लाइन चार्ट बनाएंगे तो इस तरह का चार्ट बनकर तैयार होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हाई क्या था चार्ट पे, ये आपको लाइन चार्ट पे नहीं मिलता है। तो जो डे ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो कैंडलस्टिक चार्ट को प्रेफर करते हैं। और जो ओवरनाइट ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो जनरली लाइन चार्ट को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, चार्ट में जनरली 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ये बहुत बेसिक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी। लेकिन फिर भी चूंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, इसलिए मैं सारी बातों को आपको बता रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चार्ट में आपको पता है सबसे पहले 2 वेरिएबल्स का चार्ट होता है। उसमें होता क्या है कि नीचे में जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसमें टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे टाइम होता है। और ऊपर में जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसमें हम प्राइस को दिखाते हैं कि किस प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। कुछ चार्ट होता है जिसमें वॉल्यूम भी रहता है, जैसे कुछ चार्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो हो सकता है फ्यूचर में दिखेगा, जहाँ पे कैंडल की विड्थ, कैंडल की चौड़ाई भी घटती बढ़ती है। तो कैंडल की चौड़ाई डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर बहुत वॉल्यूम ज़्यादा है तो कैंडल चौड़ी बनेगी, अगर वॉल्यूम कम है तो कैंडल पतली बनेगी। लेकिन जनरली ये चार्ट आप शायद ही कभी देखने को मिले, लेकिन अगर आप ऐसा देखें इस तरह का चार्ट तो आप घबराइएगा नहीं। अगर कैंडल की चौड़ाई ज़्यादा और कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि चौड़ी कैंडल का मतलब है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, और पतली कैंडल का मतलब है कि वॉल्यूम उस कैंडल पे कम है। लेकिन दोस्तों, जो 99% ट्रेडर्स हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं। और जनरली उनके कैंडल्स का कलर या तो ग्रीन होता है, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन होता है, या वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। मैं पर्सनली वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन को फॉलो करता हूँ। वाइट कैंडल का मतलब होता है ग्रीन कैंडल और ब्लैक कैंडल का मतलब होता है रेड कैंडल। हर हर किस्म के लोग अलग अलग तरह का कैंडल यूज़ करते हैं। कुछ लोग ब्लू कलर भी यूज़ करते हैं ग्रीन की जगह पे, तो अपनी अपनी चॉइस है। मैं वाइट और ब्लैक कैंडल्स का यूज़ करता हूँ।
तो स्क्रीन पे सामने आपको एक बुल कैंडल दिख रहा है जो वाइट कलर का है, जिसको आपके चार्ट में शायद ग्रीन कलर का दिखता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रीन कलर के कैंडल का यूज़ करते हैं। तो ग्रीन कलर का कैंडल हमें क्या बताता है? नीचे जो भी कैंडल बुल कैंडल होता है, उसका नीचे में ओपन प्राइस होता है, ऊपर में क्लोज प्राइस होता है, यहाँ पे हाई है और नीचे में अगर टेल है तो वो उसका लो प्राइस है। ये बेयर कैंडल है, इसका मतलब ये है कि ये इसका हाई प्राइस है, नीचे में लो प्राइस है, इसका ओपन ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है। बुल कैंडल में जिस कैंडल का भी क्लोज प्राइस ओपन के ऊपर होगा उसका कैंडल का कलर वाइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वो बुल कैंडल है। अगर किसी कैंडल का ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के ऊपर है, यानी कि क्लोज नीचे हुआ है ओपन से, नेगेटिव कैंडल है, तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, उसको हम बेयर कैंडल कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा है, ये तीसरी तरह का कैंडल है, जिसमें बॉडी ना के बराबर होती है, ना वो बुल होता है ना वो बेयर होता है। उसमें इसका ये हाई प्राइस है, नीचे में आपका ये लो प्राइस है, ओपन और क्लोज बिल्कुल पास पास होता है। ऐसा ऐसा कैंडल का मतलब होता है कि ये ट्रेडिंग रेंज का कैंडल है, यानी कि ये जब कैंडल बन रहा था तो बुल्स और बेयर्स दोनों मार्केट पे बराबर भारी पड़ रहे थे। ये जब कैंडल बन रहा था बुल कैंडल्स का मतलब ये है कि बायर्स मार्केट पे डोमिनेट कर रहे थे। ये कैंडल जब बन रहा था, इसका मतलब ये है कि सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। और ये कैंडल जब बन रहा है तब इसका मतलब हुआ कि ना बुल्स जीते ना बेयर्स जीते, साइडवेज मार्केट थी, और बुल्स और बेयर्स दोनों एक कॉमन प्राइस पे एग्री कर गए कि ये इसका एवरेज प्राइस है। दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए कि मैं किसी भी कैंडल को या तो बुल कैंडल, बेयर कैंडल या फिर ट्रेडिंग रेंज कैंडल, इसी तीन कैंडल में डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे बुल कैंडल है, ये बेयर कैंडल है और ये ट्रेडिंग रेंज का कैंडल है। कई बार आगे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ कैंडल देखने में बुल दिखेंगे, कुछ कैंडल देखने में बेयर दिखेंगे, लेकिन मैं उनको ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहूँगा। और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग रेंज कैंडल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जैसे कोई दिन ट्रेडिंग रेंज में होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाती है, वैसे वैसे कैंडल्स को भी आप ट्रेडिंग रेंज कैंडल किन किन कैंडल्स को कह सकते हैं, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कि हर कैंडल, यहाँ पे मैं बार बार कैंडल को बार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कैंडल और बार सेम होता है, मैं कई बार बार को कैंडल लिखता हूँ। तो हाँ, ये हाइलाइटर आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैंडल है, जब ये कैंडल बन रहा था तो इसको आप बुल कैंडल कहेंगे, जब ये कैंडल बन रहा था तो ये बुल कैंडल बन रहा था, इसको आप बुल कैंडल कहेंगे, क्योंकि ये जब कैंडल बन रहा था तब बुल्स मार्केट पे डोमिनेट कर रहे थे। वैसे ही जब ये कैंडल्स बन रहे थे, मैं पीछे जाता हूँ, जैसे ये बेयर ट्रेंड कैंडल है, ये बेयर ट्रेंड कैंडल है, ये बेयर ट्रेंड कैंडल है, क्योंकि ये कैंडल्स जब बन रहे थे तो बेयर्स मार्केट पे डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन इस कैंडल को देखेंगे आप बड़े ध्यान से, तो ये इसकी बॉडी बुल बॉडी ज़रूर है, लेकिन जब ये कैंडल बन रहा था तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में बुल्स डोमिनेटेड थे। इसकी बॉडी बेयर बॉडी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में बेयर डोमिनेटेड थे, क्योंकि बुल्स और बेयर्स बराबर के बराबर पार्टिसिपेट कर रहे थे जब ये कैंडल बन रहा था। सेम ऐसा ये कैंडल भी डोजी कैंडल है, इसको आप ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहेंगे। जब ये कैंडल बन रहा था तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा था मार्केट में, इसको भी मैं ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहूंगा, और इसको भी मैं, इन तीनों कैंडल्स को ट्रेडिंग रेंज या डोजी कैंडल कहूंगा। जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं, कई लोग आपको डोजी कैंडल परफेक्ट डोजी को कहेंगे, लेकिन परफेक्ट डोजी मार्केट में बनता ही कब है? बहुत कम बनता है, और जो चीज़ जो बनती ही नहीं है उसका नाम देके कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल मतलब समझिए कि जब कैंडल्स बन रहा है तो बुल्स या बेयर्स में से कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, ये समझना जरूरी है, बजाय इसके कि परफेक्ट डोजी हम बैठ ढूंढे। तो डोजी का मतलब सीधा होता है ट्रेडिंग रेंज कैंडल। जो लोग बहुत बिगनर हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये बुल कैंडल है। बुल कैंडल में ओपन प्राइस नीचे होता है, क्लोज प्राइस ऊपर होता है, ये हाई है, और नीचे में अगर टेल होता तो उसको हम लो कहते हैं। ये बेयर कैंडल है, इसका हाई यहाँ है, लो यहाँ है, ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज नीचे है, बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये आपका डोजी कैंडल है, जिसको आप ट्रेडिंग रेंज कैंडल भी हम कहते हैं। तो इसका हाई यहाँ है, लो यहाँ है, ओपन और क्लोज बिल्कुल पास पास है। ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल है तो ये बताना मुश्किल है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई
और सीधा ऊपर गई और ऊपर से फिर यहीं पे क्लोज हो गई, या ऊपर से फिर नीचे भी आई थी फिर ऊपर ऊपर में क्लोजिंग हुआ, ये बताना मुश्किल है। कि जब ये कैंडल फॉर्म हुआ उस बीच में क्या क्या हुआ था। ये आपका बेयर कैंडल दिख रहा है, ये ओपन यहाँ हुआ, तो पहले ये ऊपर गया था या पहले नीचे के जाकर फिर ऊपर आकर फिर नीचे जाकर क्लोज हुआ, ये सब बताना मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल आपको जब कैंडल बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कैंडल ने किस तरीके से रिएक्ट किया, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैंडल्स को देखकर। तो कैंडल स्टिक चार्ट इसलिए लोग यूज़ करते हैं स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि उनको ओपन हाई लो क्लोज ये चार चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कैंडल को देख के और कैंडल के साइज को देखकर हो जाता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ, जैसे ये एक चार्ट का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे डोजी कैंडल किसको किसको बोलेंगे, जैसे इस दो कैंडल को डोजी कैंडल या ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहेंगे, क्योंकि ये कैंडल जब बन रहा था तब मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है ये बताना मुश्किल था, बुल्स और बेयर्स दोनों मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। इनकी बॉडी स्मॉल है और ओपन और क्लोज बिल्कुल पास पास है। यहाँ पे इसको आप क्या कहेंगे, इस कैंडल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया और फिर ओपन के आसपास में क्लोज हुआ। तो इसकी बॉडी ज़रूर बेयर बॉडी है, नीचे में बड़ा टेल है ऊपर में छोटा टेल है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है इस चार्ट इस कैंडल का जो क्वालिटी है वो ट्रेडिंग रेंज कैंडल या डोजी कैंडल का है, तो इसको आप बेयर डोजी कैंडल कह सकते हैं। इसके अलावा अगर इस कैंडल को तो आप बेयर ट्रेंड कैंडल कह सकते हैं, लेकिन ये और ये तीन कैंडल, इसको आप छोड़ दीजिए, ये तीन कैंडल आपको बेयर डोजी कैंडल में इसको आप डोजी कैंडल कह सकते हैं इन तीनों को। ये भी आपका डोजी कैंडल है, बुल डोजी कैंडल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब ये कैंडल बना था तो बुल्स मार्केट पे हावी नहीं थे, तो इसको आप डोजी कैंडल कहेंगे। अब ये कैंडल है, इसको भी अगर आप ओवरऑल देखें तो ये यहाँ पे आया था, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया रिजेक्शन हुआ, नीचे गया रिजेक्शन हुआ और फिर ऊपर में क्लोजिंग हुआ। यानी कि बुल्स और बेयर्स दोनों कुछ कुछ टाइम के लिए मार्केट पर हावी थे, तो इसको आप चाहे तो बुल ट्रेंड कैंडल कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ट्रेडिंग रेंज की है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कैंडल्स को देखकर समझ में नहीं आएगा आपको, ओवरऑल जब आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको आप किस तरह का कैंडल कहेंगे। जैसे ये परफेक्ट बुल ट्रेंड का कैंडल है, ये बुल कैंडल है, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी सेम है, लेकिन फिर भी इसको मैं डोजी कहना ज़्यादा पसंद करूंगा। मार्केट में ट्रेड करने के पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट का पर्पस क्या है, ये मार्केट आखिर एग्जिस्ट क्यों करती है। तो जैसे जो लोग शेयर मार्केट में नहीं भी हैं उनको पता है कि आपको पता है कि जो लोग मार्केट में नहीं है लेकिन फिर भी वो हमेशा कुछ ना कुछ बाई और कुछ ना कुछ सेल करना चाहते हैं। तो जब भी एक बायर और एक सेलर मिलते हैं आपस में तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ट्रेड करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो आप खरीदने जाते हैं फ्रूट्स, और एक फ्रूट सेलर वहाँ पे होता है, वो फ्रूट बेचना चाहता है, आप पैसे देकर फ्रूट खरीदते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। तो वहाँ पे आपने एक ट्रेड किया, तो वही चीज़ जब चार्ट पे प्लॉट होता है तो आप प्राइस का बिहेवियर देखकर फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा रियल स्टेट मार्केट का। रियल स्टेट मार्केट में अगर कोई एक घर खरीदना चाहता है तो उसको एक मार्केट चाहिए जहाँ पर वो घर बेचने वालों से मिल सके। राइट, जब वो घर बेचने वालों से मिलेगा और घर खरीदने वाले मिलेंगे तब किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो डील फाइनल होगी और एक घर का ट्रांजैक्शन होगा, घर बिकेगा। वैसे ही अगर आपको घर बेचना है तो आपको बायर चाहिए, तो उसके लिए रियल स्टेट मार्केट का बनना ज़रूरी है। राइट, नहीं तो लोग एक दूसरे के घर जाकर बोलेंगे कि मुझे आपका घर खरीदना है या मुझे मुझे अपना घर बेचना है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी हाई है कि अगर आपको घर खरीदना है और बार बार जाके किसी के घर में पूछेंगे कि मुझे आपका घर खरीदना है कि आप अपना घर बेचेंगे, तो वो उसका प्राइस बहुत हाई लगाएगा। राइट, और अगर आपको इसका रिवर्स करना है तो फिर आपको प्राइस बहुत कम मिलेगा। अगर आप सबके घर जाकर पूछेंगे कि मुझे जो है अपना घर जो है बेचना है कि आप खरीदेंगे, तो वो उसका प्राइस बहुत कम लगाएगा। तो इसलिए मार्केट का होना ज़रूरी है। तो जैसे रियल स्टेट मार्केट होती है वैसे ही हमारी स्टॉक मार्केट भी होती है। रियल स्टेट मार्केट में ब्रोकरेज होता है, जैसे मान लीजिए रियल स्टेट मार्केट में जब आप जाएंगे तो आप एजेंट के पास जाएंगे, तो जो बाइंग कराता है एजेंट और जो सेलर एजेंट होता है ये दोनों अपना कमीशन लेते हैं। जनरली 3-3%, 2-2%, 1-1% का कमीशन होता है, हर जगह अलग अलग होता है। वैसे ही जो है हमारी मार्केट में भी होता है। आपको पता है कि
जब आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे ब्रोकरेज लगता है, बाई करने का भी पैसा लगता है और सेल करने का भी पैसा लगता है, जैसे रियल स्टेट में ब्रोकर्स पैसा लेते हैं। तो रियल स्टेट की मार्केट जैसी है वैसी ही हमारी स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट को अलग तरीके से नहीं देखना है, ये भी सेम ही है जैसे हमारा और कोई दूसरा मार्केट होता है। तो जब भी कोई घर खरीदा या बेचा जाता है तो जो भी खरीदार है या जो बेचने वाला है उसको रीसेंट प्राइस पता होना चाहिए कि सेम तरह का घर कितने में बिका है रिसेंटली, तब जाकर उसके आसपास का भाव जब लगता है तो एक घर का ट्रांजैक्शन होता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी फिलहाल जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स कितने में ट्रेड हुआ है। जैसे एग्जांपल लीजिए, रिलायंस का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जब आप रिलायंस में ट्रेड करेंगे तो आपको दो प्राइस दिखेगा, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। अगर आपको खरीदना है तो आपको आस्क प्राइस पे खरीदना होगा, और अगर आपको बेचना है तो आपको बिड प्राइस पे बेचना होगा। राइट। और जैसे रियल स्टेट एजेंट कमीशन लेते हैं, वैसे ये बिड और आस्क का जो डिफरेंस है वो भी कमीशन में जाता है, और प्लस ब्रोकरेज भी होता है वो भी कमीशन में जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एचडीएफसी का लिया है, जब आप देखेंगे बिड और आस्क अलग अलग है। टाटा स्टील का लिया है, बिड और आस्क अलग अलग है। एसबीआई में अलग अलग होता है। तो हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में बिड और आस्क प्राइस अलग अलग होता है। जैसे यूरो यूएसडी में जाएंगे तो देखेंगे आप फॉरेक्स मार्केट में कि ये आस्क प्राइस है, ये बिड प्राइस है। आस्क प्राइस और बिड प्राइस में हमेशा जो है, जो आपका आस्क प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होता है और बिड प्राइस थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब आप खरीदने जाएंगे तो महंगा बिकेगा, महंगा खरीदने को मिलेगा, और जब बेचने जाएंगे तो सस्ता आपको बेचना पड़ेगा। इसलिए बिड प्राइस पे आपको बेचना होता है और आस्क प्राइस पे आपको खरीदना होता है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और मार्केट का गोल क्या है? तो जैसे रियल एस्टेट मार्केट का गोल होता है कि फेयर प्राइस पे रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट का गोल होता है कि फेयर प्राइस पे स्टॉक की खरीद बिक्री हो, इंडेक्स की खरीद बिक्री हो, ऑप्शन की खरीद बिक्री हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, और ट्रेडिंग को मैक्सिमाइज किया जाए। जब ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज बनेगा, और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तभी आप देखते हैं कि एनएससी बीएससी दिन दुना रात चौगुना जो है ये लोग तरक्की कर रहे हैं, और इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ता ही जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आखिर मार्केट है क्या। ये मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई अलग मार्केट नहीं है, ये बिल्कुल सेम मार्केट है जैसा दूसरा मार्केट होता है, रियल स्टेट का मार्केट होता है या जो हमारे गांव शहर का बाजार होता है। दोनों सेम ही मार्केट है। तो दोस्तों, जैसे रियल स्टेट मार्केट का काम होता है फेयर प्राइस का पता करना, ताकि अगली जो ट्रांजैक्शन है वो फेयर प्राइस पे हो, वैसे स्टॉक मार्केट का काम होता है फेयर प्राइस का पता करना। और मार्केट इसलिए फेयर प्राइस को ढूंढने के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाती है। जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो पता चलता है कि मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है, यानी कि थोड़ी महंगी है, तो यहाँ पे बायर्स नहीं आएंगे, तो मार्केट बायर्स को ढूंढने के लिए नीचे जाएगी। तो जब नीचे बायर्स मिलेंगे तो फिर सेलर्स कम पड़ने लगेंगे, तो फिर सेलर्स को ढूंढने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट का काम है बायर्स और सेलर्स को मिलाना। मार्केट का काम है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कराना, ताकि मार्केट को फ़ायदा हो। तो मार्केट बार बार प्रोब करती है ऊपर और नीचे, ये चेक करने के लिए कि बायर कहाँ तक खरीद सकता है, कितना महंगा, और सेलर कितना सस्ता बेच सकता है। और इसी प्रोबिंग के चलते, यही बार बार पता लगाने के लिए जब मार्केट ऊपर नीचे करती है तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है। अब हम पता करेंगे कि जब फेयर प्राइस पता चल जाता है फिर मार्केट क्या करती है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे मार्केट को पता चल गया कि ये मार्केट का ये फेयर प्राइस है, और मार्केट इस फेयर प्राइस पे आराम से धीरे धीरे ट्रेड कर रही है, लेकिन सडनली जो है कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आया। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो सडनली जो है आरबीआई ने कुछ कहा, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा, और मार्केट को लगा कि ये फेयर प्राइस नहीं है, तो मार्केट फेयर प्राइस का पता करने के लिए क्या होगा, नीचे की तरफ में जाएगा। और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट क्यों हुआ? क्योंकि अब मार्केट को लगता है कि फेयर प्राइस यहाँ नहीं है, फेयर प्राइस नीचे दिखेगा, तो अब नीचे की तरफ में मार्केट और बायर्स को ढूंढने के लिए आया है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ क्योंकि अ, ये हुआ ऐसे क्योंकि मार्केट को लगता है किसी फंडामेंटल न्यूज़ आने की वजह से कि फेयर प्राइस ऊपर में नहीं नीचे में हो सकता है, तो नीचे में ढूंढने के लिए मार्केट आया है। अब देखिए, ये सारी बातें जो है अभी आपको ठीक से शायद समझ में ना आए, लेकिन इन सब बात ये सब स्टोरी अगर आपको पहले से पता होगी तो ओवरऑल जब और बड़े कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे तो समझने में आसानी होगी। ठीक है। ये सारी बातों का ट्रेडिंग से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। जब आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ बाई और सेल बटन है, उसको दबाकर
उसको प्रेस करना अगर आ गया तो आपको ट्रेडिंग आ गई, ऐसा होता नहीं है। आपको पूरे मार्केट को इन एंड आउट जानना पड़ेगा, तभी आप अच्छा अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मार्केट का गोल है ट्रेडिंग रेंज बनाना, मार्केट का गोल है बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाना और ट्रेडिंग को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इस एरिया में ट्रेडर्स को लगा कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, तो मार्केट को उस जगह पे जाना है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों अग्री कर सके कि ये फेयर प्राइस है। तो मार्केट फेयर प्राइस को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई, यहाँ पर कुछ टाइम बिताया, यहाँ पे बुल्स और बेयर्स दोनों ने कहा कि ये फेयर प्राइस है। फिर फेयर प्राइस को और ढूंढने के लिए नीचे गया, यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पे टेल बना, मार्केट ऊपर की तरफ में गई, फिर से फेयर प्राइस को ऊपर की तरफ में ढूंढा, फिर नीचे आई, और एंड ऑफ द डे में पता चला कि ये जो एरिया है मार्केट का वो फेयर प्राइस का एरिया है। मैं फिर से कहूँगा कि जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट काम आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन सारे टॉपिक्स का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी सोच गलत है। ये सब जानना पहले ज़रूरी है। अ, आपके ट्रेड करने से पहले ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स का, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो ट्रेडिंग रेंज को कंफर्म करती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मार्केट को कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहिए, जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, पुल बैक लिया, ऊपर में जाकर चेक की, मार्केट के फेयर प्राइस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन मिला, फिर से नीचे आया। यहाँ पे आपको टेल बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गया, इस टेल के ऊपर चेक किया, वहाँ पे बायर्स मिले नहीं, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस लेवल को चेक किया, ऊपर गया, फिर से इस लेवल को चेक किया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार जहाँ से ब्रेकआउट मार्केट देता है, उसके बाद उस ब्रेकआउट के एरिया को चेक करता है, जहाँ पे लो बनाता है उस लो को फिर से चेक करता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर से रिवर्स होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्रेडिंग में काम आएगा, वो ये समझिए कि कभी भी ब्रेकआउट हो तो उसके फेल होने के चांसेस हमेशा 80% होते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरऑल चार्ट में कि जब भी ब्रेकआउट कर रहा है, इसके हाई का ब्रेकआउट किया, इस स्विंग हाई का फेल हुआ, नीचे आ गया, इसके हाई का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, फिर नीचे आ गया, इसके लो का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, फिर ऊपर चला गया, इसके लो का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, फिर ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि ये जो नीचे मुझे पिछली बार सेलर्स नहीं मिले थे, एक बार चेक करता हूँ क्या फिर से सेलर्स मिलेंगे, नहीं मिले, बायर्स फिर ऊपर आ गए, राइट। तो मार्केट को बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होता है, इसलिए बार बार वो नीचे की तरफ में आता है सपोर्ट चेक करने के लिए, ऊपर की तरफ में जाता है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। और कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो उसको आप सक्सेसफुल नहीं मानेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन में रूल होता है कि 80% जो ब्रेकआउट है वो फेल होगा। और सारे हाइज एंड लोज को चेक करने के बाद मार्केट को पता चला है कि ये जो है ओवरऑल फेयर प्राइस है मार्केट का। तो दोस्तों जो मार्केट है, इस चीज़ को समझिए कि मार्केट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, और इसलिए मार्केट बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है। और मान लीजिए आप किसी स्टॉक में आपने बाई की पोजीशन बनाई है, तो वो बार बार नीचे की तरफ में जाएगा, आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि अब ये नीचे की तरफ में जाएगा, तुम एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आप एग्जिट करेंगे तो दूसरा कोई बाई करेगा, फिर उसको डराएगा, फिर ये तीसरे को बुलाएगा। तो मार्केट का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स को मार्केट में बुलाए और उनको ट्रेड करवाए, ना चाहते हुए भी ट्रेड करवाए, ठीक है। इसलिए मार्केट में आने के पहले आपको मार्केट का साइकोलॉजी को जानना ज़रूरी है कि मार्केट ये काम कैसे करती है, मार्केट है किन लोगों के लिए। अगर आप मार्केट में हैं तो आपका माइंड का सेटअप कैसा होना चाहिए और आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सारे मार्केट के बिहेवियर को मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट अटेम्प्ट क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ में चली जाती है, तो वहाँ पे सेलर्स मिलते नहीं है, तो सेलर्स मिलते नहीं है तो फिर से रिवर्स होकर मार्केट फिर से ट्रेडिंग रेंज में आने की कोशिश करती है। और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो ऊपर में उसको बायर्स नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है कि जब बायर्स नहीं मिलते हैं तो फिर से वो बायर्स को ढूंढने के लिए नीचे आती है, क्योंकि सस्ते प्राइस पे शायद बायर्स मिले। तो जहाँ पे बायर्स और सेलर सबसे ज़्यादा मिलेंगे उस एरिया में मार्केट अपना टाइम गुजारना चाहती है। इसीलिए मार्केट ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिंग रेंज में रहती है 80% ऑफ द टाइम। और
10 से 20% ऑफ द टाइम जो है मार्केट ब्रेकआउट फेज में रहती है। आप देखेंगे कि ओवरऑल जो मार्केट है वो 80% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग रेंज में रहती है, और कभी वो ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करता है तो उसको बायर्स नहीं मिलेंगे ऊपर की तरफ में, और नीचे की तरफ में अगर वो ब्रेक करता है तो उसको फिर सेलर्स नहीं मिलेंगे, तो वापस उसको ट्रेडिंग रेंज में आना पड़ता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन ऐसा होगा। तो ये मार्केट का प्रॉपर्टी है। तो आप मार्केट किस तरीके से काम करता है इसको समझिए। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए कि मार्केट ट्रेडिंग को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए आप देखते हैं कि मार्केट जो है वो अ, अपने शेयर्स को स्प्लिट भी कर देता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जब से विप्रो कंपनी आई है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तब से अगर उसको ब्रेक नहीं किया होता, उसके शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया होता, तो विप्रो का एक शेयर कितने का मिलता? 10 लाख 20 लाख का मिलता। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत महंगा मिलता है क्योंकि विप्रो बहुत बार स्प्लिट हुआ है। राइट। तो अगर 10 लाख रुपए का विप्रो का एक शेयर मिले तो कौन ट्रेड करेगा विप्रो में? फिर तो ट्रेडिंग ही होगी दिन भर में, 10 20 50 शेयर ही ट्रेड होंगे विप्रो के, वो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वही ट्रेड करेंगे। तो इसलिए विप्रो अपने शेयर्स को बार बार स्प्लिट करता है, या सारे स्टॉक्स बार बार स्प्लिट्स होते हैं, ताकि ट्रेडिंग को मैक्सिमाइज किया जा सके और आम लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये सीखा, आज का सेशन 3 में हमने ये सीखा कि चार्ट का पर्पस क्या है और मार्केट ऑपरेट कैसे करती है। छोटे से वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि यह मार्केट ऑपरेट कैसे करती है। होप आपको पसंद आया होगा। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, इसके बारे में और हम बातचीत कर लेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के फ्री वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।